हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास जो हमारी ली थी वो कौन सी थी? वो थी हमारी जो गूगल मीट पे ली थी लाइव क्लास। अब उसी के आगे, वहाँ पर हमने लाइव पढ़ लिया था, अब उसी के आगे ये हम रिकॉर्डेड, अब रिकॉर्डेड सेशन रहेगा उसके आगे वाला। ठीक है, वो लाइव हमने पढ़ चुके। ठीक है, वहाँ पर हमने धातु धातु स्टार्ट कर दिया था, धातु धातु स्टार्ट कर दिया था। और उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? धातु धातु में अंतर पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि धातुएं जल से अभिक्रिया कैसे करती है, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देख ली थी। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है, लास्ट में हमने ख़त्म ही वहाँ पर किया था धातु के ऑक्साइड पर। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना रही थी। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बना रही थी। तो यहाँ पर वहाँ पर जो ऑक्साइड बन रहे थे, वहाँ पर जो ऑक्साइड बन रहे थे उनमें से अब उसी से एक चीज़ नहीं आ गई कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो भैया उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड में हमें क्या पढ़ना है कि धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी क्रिया कर लेते हैं। और दोनों से क्रिया करने के बाद वो बनाते क्या हैं? दोनों से क्रिया करने के बाद वो बनाते क्या हैं? तो वो बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा मैंने, वे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करेंगे, याद रखना ये बात। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेंगे और क्या बना देंगे? फाइनली लवण और जल बना देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में लिख दिया मैंने Al2O3 धातु का ऑक्साइड है। ठीक है, Al2O3 ले लेते हैं जो धातु का क्या है बेटा? ऑक्साइड है। और इसकी एक बार अभिक्रिया करवा देते हैं अम्ल के साथ और एक बार इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं क्षार के साथ। क्षार लेते हैं हम यहाँ पर NaOH। ठीक है, क्या बनेगा? ध्यान से देखो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। तो एल्यूमिनियम का लवण कौन सा बनेगा? AlCl3 बन जाएगा। एल्यूमिनियम का लवण AlCl3 बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? जल। तो हम साथ में यहाँ पर क्या बना लेंगे? जल लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो। इधर 3 क्लोरीन, इधर 3 लगा लो फटाफट। अब क्या बचा? अच्छा, एल्यूमिनियम 2 है ना, इधर तो एक ही है, तो एल्यूमिनियम को 2 कर दो। जैसे ही एल्यूमिनियम को 2 करूँगा क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो फिर इधर क्लोरीन को 6 करो, इधर क्लोरीन को 6 किए तो देखो एल्यूमिनियम भी हमने बैलेंस कर लिए और क्लोरीन भी हमने बैलेंस कर लिया। बचा कौन अब? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर 6 है, उधर हाइड्रोजन 2 है, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। हाइड्रोजन क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन 6 हो गए। बचा कौन अब? ऑक्सीजन बचा रह गया। तो ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब Al2O3 यहाँ तो जो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है इसने अभिक्रिया करी अम्ल के साथ। यहाँ तो उसने किससे अभिक्रिया करी? अम्ल के साथ, और लवण तथा जल बना दिया। नीचे क्या हो गया? नीचे अब करेगा अभिक्रिया क्षार के साथ। तो क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaAlO2 बनेगा। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। हाँ, साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा जल। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब क्या बोला मैंने कि एक बार तो हमने अभिक्रिया करवाई अम्ल के साथ,
क्या बना, लवण और जल बन गया। दूसरी बार हमने अभिक्रिया करवाई क्षार के साथ, दूसरी बार हमने अभिक्रिया करवाई क्षार के साथ और क्या बन गया, लवण और जल बन गया। ठीक है, इसका नाम तो पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसका नाम थोड़ा अलग सा आता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या नाम बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, NaAlO2, याद रखना इसे, थोड़ा सा अलग उत्पाद बन रहा है तो हम इसे याद रख लेंगे, NaAlO2 इज सोडियम एल्यूमिनेट। चलो अब बताओ अभिक्रिया बैलेंस है क्या, बैलेंस तो नहीं दिख रही है ना। तो एक काम करो, एल्यूमिनियम का देख लो पहले, एल्यूमिनियम 2 है इधर। वैसे तो जो जब सबसे ज़्यादा संख्या में होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से सिंपल लगे वहाँ से स्टार्ट कर लिया करो, जहाँ से सिंपल लगे वहाँ से स्टार्ट कर लो। तो एल्यूमिनियम 2 कर लिए। ऑक्सीजन कितना, 3 और 1 4। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 दूनी 4 और 1 5। क्या करें, ऑक्सीजन है 4, उधर है ऑक्सीजन 5, इधर बढ़ाने पड़ेंगे। तो इधर बढ़ाने पड़ेंगे, तो इधर मैंने बढ़ा दिया, 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन कितना हो गए, 3 और 2 5 हो गए। और इधर कितना है, इधर 2 और 2 4 और 1 5 है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बचा कौन अब, सोडियम, सोडियम भी बैलेंस हो गया। बचा कौन अब, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। 2 उधर हाइड्रोजन, 2 उधर हाइड्रोजन। क्लियर है बात सबको, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूँ, चलो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेंगे, दोनों से क्रिया करके बनाएंगे क्या, लवण और जल बना देंगे। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया कर ले, क्षार से भी क्रिया कर ले, क्या बना दे बेटा, लवण और जल बना दे। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड को बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। हमने एग्जांपल देख लिया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होता है बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। चलो हमने जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि पहले पढ़ा था जल से क्रिया, धातुओं की जल से क्रिया हमने देखी थी। और जल से क्रिया में फिर हमने क्या देखा था, जल से क्रिया में हमने क्या देखा था कि भैया ली के नाना काका मंगोलिया आए थे और मन जानकर फेंका पंजाब, हुआ क्यों हंगामा आगे और। ठीक है ना, तो हमने बोला था कि लिथियम पोटेशियम सोडियम तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। ठीक है, और इधर मैग्नीशियम इन्होंने कर ली ठंडे जल के साथ, इस मैग्नीशियम ने करी गर्म जल के साथ। कैल्शियम कहाँ रह गया भैया, कैल्शियम, सर आपने कैल्शियम को छोड़ दिया। तो कैल्शियम ने करी थी बिल्कुल सामान्य ताप वाले जल के साथ। ठीक है, सामान्य ताप वाले जल के साथ, नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो पानी होता है उस पानी से इसने अभिक्रिया कर ली थी कैल्शियम ने, है ना। जल की अभिक्रिया की मैंने बात कर रहा हूँ मैं, है ना, और रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, चलो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एल्यूमिनियम से लेके आयरन तक इन सब ने करी थी भाप के साथ। ठीक है, और नीचे वाले फिर ये अभिक्रिया नहीं करेंगे जल के साथ। ठीक है, तो ये बात सभी याद रखेंगे, और इनकी अभिक्रिया भी हमें पता होनी चाहिए कि जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद बनता क्या है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद इनका तो बनता है हाइड्रोक्साइड, इसका और इसका, इन तीनों को क्या बन जाते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। और नीचे वाले इनके बनते हैं ऑक्साइड। जल के साथ क्रिया करने के बाद इनके बनते हैं ऑक्साइड और इन ऊपर वाले सभी के बनते हैं हाइड्रोक्साइड। ये बात मैंने बताई थी। और क्या बताया था मैंने कि ये सारे पानी पर तैरेंगे, ये वाले ऊपर वाले सारे यहाँ तक। भैया भाप के साथ इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये ऑब्वियसली बात है पानी पर कैसे तैरेंगे, इसके ऊपर वाले सारे पानी पर तैरेंगे। अब क्यों पानी पर तैरेंगे बताया था मैंने, क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस उन सभी धातुओं के आसपास चिपकी हुई रहेगी ना, मतलब हाइड्रोजन के बुलबुले बनेंगे ना, तो वो उसके आसपास चिपके हुए रहेंगे।
तो वो उसको डूबने नहीं देंगे। किसको डूबने नहीं देंगे? इन ऊपर वाले को, सबको, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबको, ठीक है ना। तो इनकी अभिक्रिया, इनको जैसे हम पानी में डालते हैं ना, तो पानी में अभिक्रिया होती है तो ये पानी पर ऐसे तैरते हैं, ऐसा चक्कर लगाते हैं पानी के ऊपर, गैस निकलती है ना, हाइड्रोजन गैस, तो वो इन्हें ऐसे से घुमाती है, ऊपर पानी पर तैरते हैं, ठीक है। चल, तो ये बात हमने देख ली थी, जल के साथ अभिक्रिया हमने देख ली थी, और साथ साथ ऑक्सीजन के साथ भी हमने देख ली थी, ठीक है। मैंने बताया था ऑक्सीजन के साथ, जो लास्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने, कॉपर, हाँ कॉपर जो है वो जलता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। और बताया था मैंने सोना चांदी जो है उनको कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो वो ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करते, है ना, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है ना। और आयरन जो है वो भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलता है। लेकिन जब हम लोह चूर्ण लेते हैं, यानी कि आयरन का पाउडर लेते हैं, तो वो पाउडर जो है वो फिर जलने लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है ना। और क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। आयरन का तो हमें पता है, ये आयरन यहाँ आ रहा ना, आयरन, तो आयरन का तो ऑक्साइड बनता है, ठीक है। चलो, और क्या बताया था मैंने? हाँ, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं कि इन्हें तो हमें कहाँ रखना पड़ता है? ये तो पड़े पड़े ही क्रिया कर लेते हैं, पड़े पड़े ही आग लग सकती है उसके अंदर, तो हम इन्हें रखते हैं केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। किसको? सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में हम इसे डुबोकर रखते हैं। बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं सोडियम पोटेशियम। अगर सोडियम पोटेशियम को तुम पानी में डालोगे ना, तो पानी में आग लग जाती है, वो तो मैंने बताया था। सोडियम पोटेशियम को पानी में डालते हैं तो पानी में आग लग जाती है, ये तो मैंने बताया था। और वहाँ पर एक विस्फोट भी होता है, एक बार चेक करना, अभी मैं बता देता, अगर कोई बात नहीं, तुम देख लेना एक बार यूट्यूब पर कि सोडियम या पोटेशियम की अभिक्रिया जल के साथ भयंकर होती है, खतरनाक वाली, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना। चलो, अब हमें पढ़ना है आगे बढ़ते हैं ना। इसको नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब देखते हैं धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, जो कि हम देख चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर भी, लेकिन यहाँ पर भी एक बार और हम अच्छे से, यहाँ पर भी हमें पढ़ना है इसको, ना, यहाँ पर थोड़ा और हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया जो हमने देखी थी चैप्टर 2 के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर होने वाली है। देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, मैंने ले लिया मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने करवाई, तनु अम्ल, हमने ले लिया H2SO4, ठीक है। तनु क्यों लिखा है यहाँ पर हमने? तनु क्यों लिखा? क्योंकि सांद्र अम्ल के साथ तो अभिक्रिया करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो धातुएं हैं ना, वो तनु अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करती है। या तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कि वो सांद्र अम्ल के साथ तो अभिक्रिया करेगी ही करेगी। और तनु सांद्र में अच्छे से बता चुका हूँ क्या होता है, वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला था मैंने? तनु मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, सांद्र मतलब पानी नहीं के बराबर है, ठीक है। चलो, याद आ गया सबको? चलो, मैंने क्या बोला? मैग्नीशियम धातु है, इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अगर अभिक्रिया करवाता हूँ तो यहाँ पर बन जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि लवण बन जाता है, और साथ में बन जाती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। साथ में बन गई हाइड्रोजन गैस। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये अभिक्रिया हो रही है धातुओं की अम्ल के साथ, ठीक है। चलो, एक और देखो, सोडियम प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2, इधर कुछ बैलेंस करने होते हैं। हाँ, इधर 2 है तो इधर 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गई हमारी धातुओं की अम्लों के साथ। अब इसमें क्या चीज़ हमें याद रखनी है? इसमें हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल, जो HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, ये जो है ये धातुओं के साथ
अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। ये धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है, ये भी बताना है क्या? चलो देख लो एक बार। मैंने क्या बोला? नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? देखो ध्यान से, ये होता है अच्छा ऑक्सीकारक। ये क्या होता है? अच्छा ऑक्सीकारक। तो ये अच्छा ऑक्सीकारक होने की वजह से, अच्छा ऑक्सीकारक होने की वजह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसे वो जल में बदल देता है, उसको जल में उपचयित कर देता है। किसको? हाइड्रोजन गैस को। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पर नहीं बनेगी, फिर वहाँ पर क्या बन जाएगा? वहाँ पर जल बन जाएगा। ठीक है भैया, वहाँ पर जल बन जाएगा और खुद क्या हो जाएगा? खुद जो है ना वो अपचयित हो जाएगा नाइट्रोजन की गैसों में। कौन कौन सी गैस बन जाएंगी यहाँ पर? NO2, ये टूट जाएगा NO2, NO और N2O में। ये इन गैसों में ये खुद टूट जाएगा। ठीक है, NO है ना, NO नो नहीं है ना ये। चलो ठीक है भैया, इनमें ये क्या हो जाएगा? HNO3 इनमें अपचयित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है यहाँ पर? देखो क्या पर लिखना है यहाँ पर कि ये अच्छा ऑक्सीकारक होने की वजह से H2 को H2O में उपचयित कर देता है। और स्वयं क्या होता है? स्वयं N2O, NO और NO2 में क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज वाले केस में ऐसा नहीं होता है। मैग्नीशियम और मैग्नीज जो होते हैं ना वो HNO3 से क्रिया कर लेते हैं ना, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। फिर से रिपीट करूँगा, नीचे मत दो, एक और देख लो। चलो क्या बोला मैंने? HNO3 अच्छा ऑक्सीकारक होने की वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। अच्छा ऑक्सीकारक होने की वजह से वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, वो हाइड्रोजन को H2O में उपचयित कर देता है। यहाँ पर हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि अच्छा ऑक्सीकारक होने की वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, वह उसे H2O में उपचयित कर देता है। रिपीट करूँ फिर से, HNO3 अच्छा ऑक्सीकारक होता है और उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, उसको वह H2O में उपचयित कर देता है और खुद क्या करता है? 2-3 गैसों में टूट जाता है, 2-3 गैसों में अपचयित हो जाता है। लेकिन परंतु क्या कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है ना वो HNO3 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं। भैया अपवाद तो होती ही हैं, अपवाद तो तुम्हारा दिमाग ख़राब करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कोई भी रूल जो है ना वो सबके लिए अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पर कोई ना कोई अपवाद तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे कि हमारे उसमें आया था ग्रेफाइट, सारी धातुएं ऊष्मा की चालक होती थी, अच्छी सारी धातुएं ऊष्मा की चालक होती है और सारी अधातुएं ऊष्मा की चालक नहीं होती है। लेकिन अधातु के अंदर अपवाद क्या लिखा था मैंने? ग्रेफाइट।
जो कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है ना। तो अपवाद मिलेंगे हमें, ठीक है। अपवाद से डरना नहीं, अपवाद को याद करना है, रटना है अपवाद को, ठीक है। कि मैग्नीशियम और मैग्नीज HNO3 से क्रिया नहीं करेंगे, सॉरी HNO3 से क्रिया करेंगे। कहना मतलब है कि HNO3 से जब क्रिया करवाएंगे हम सारी धातुओं की, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है बात। चलो, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज वाले केस में हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। वो क्वेश्चन बन के आ जाएगा, तुम्हारे हिसाब से देख लेना है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। हम अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं, इसका एक ख़त्म करते हैं, एक्वारेजिया भी ख़त्म कर देते हैं साथ साथ। चलो, एक्वारेजिया HCl और नाइट्रिक अम्ल। चलो, मैं इसको हटा, इसको नोट कर लो फटाफट से, मैं रफ कर रहा हूँ उसको, लिख लिया। चलो, हाँ, अगर कहीं दिक्कत आए ना लिखने में तो मोबाइल को तुम उसको पॉज करोगे तो क्या होगा, नीचे का नहीं दिखेगा। हो रहा ना उसमें, किसमें, कैंपस वाले में नीचे का नहीं दिख रहा है, तो क्या करना, उसको ऐसा टेढ़ा करके और फिर नीचे का देख लेना, ठीक है। चलो, मुझे बताना है अब एक्वारेजिया क्या होता है, जो कि आता है एग्जाम में। अभी मैंने बताया ना उभयधर्मी ऑक्साइड वाला, मैं वहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया था। क्या बताना भूल गया था कि उभयधर्मी ऑक्साइड वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रट लो उसको, आने वाला एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में तुम्हारे टेस्ट में बताया जाएगा, ठीक है। चलो, क्या बताना था मैं, हाँ, एक्वारेजिया। क्या है ये एक्वारेजिया? एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। नहीं समझ में आया? फिर से देखो एक बार। HCl, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा? मिक्स कर दिया। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को हमने मिक्स कर दिया। किस अनुपात में? किस अनुपात में? 3:1। याद रखना, इसलिए मैंने अच्छा सा बनाया है इसको। क्यों बनाया? ताकि तुम्हें याद रहे, दिमाग में घुस जाए तुम्हारे। क्या बोला मैंने? फिर से बोल रहा हूँ। एक्वारेजिया हमें पढ़ना है। एक्वारेजिया होता क्या है? कुछ भी नहीं करना। सांद्र HCl को, यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जरूरी नहीं है वहाँ पर HCl लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, वहाँ पर ऐसे भी आ जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इनको जब हम 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं, यहाँ पर अनुपात लगा देता हूँ मैं ताकि तुम्हें याद रहेगा। जब हमें सिर्फ 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं तो हमारे पास जो मिश्रण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। परिभाषा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। परिभाषा जो लिखना चाहे वो लिख लेना। क्या लिखोगे कि जब हम सांद्र HCl और सांद्र फिर से बोलता हूँ। एक्वारेजिया, यह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को 3:1 में मिलाने से बना ताज़ा मिश्रण है। ये थोड़ा सा अलग बोल देना मैंने, तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा एक बार और देखो। सिंपल लैंग्वेज में क्या बताऊँ? इसमें भी बहुत बेकार लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को जब हम 3:1 में मिलाते हैं तब बनने वाला मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया कहलाता है। और ये एक्वारेजिया होता क्या है? मिला रहे हैं सर मिला क्यों रहे हैं इनको मिला क्यों रहे हैं? भैया मिला इसलिए रहे हैं कि ये मिलाने से क्या होता है ना, ये मिलाने से क्या होता है कि यहाँ पर जो अब अम्ल बनेगा, ये 2 अम्ल मिलाए हमने, और अब जो अम्ल बनेगा जिसका नाम हमने क्या रख दिया? एक्वारेजिया रख दिया हमने। वो जो एक्वारेजिया है वो इतना ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होता है कि वो गोल्ड को तक गला सकता है, ठीक है ना, वो गोल्ड को तक गला सकता है, जबकि ये दोनों अलग अलग ये काम नहीं कर सकते। अकेला HCl ये काम नहीं कर सकता, अकेला HNO3 ये काम नहीं कर सकता। अगर ये दोनों मिल गए 3:1 के अनुपात में तो ये फोड़ देंगे का मतलब ये सोना और प्लेटिनम दोनों को गला सकते हैं, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है बात। याद क्या रखना है तुम्हें याद रखना है कि 3:1 में मिलाया HCl और HNO3 को तो बना एक्वारेजिया। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ लेते हैं आगे। धातु के लवण की धातु के साथ अभिक्रिया हम पढ़ लेते हैं ना। चलो अभी इसको नोट कर लो, 2 मिनट के लिए पॉज कर देता हूँ मैं। देखो ध्यान से देखना, अब क्या है, अगली अभिक्रिया है धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। सिंपल सा है, हम पढ़ चुके हैं पहले। देखो ध्यान से समझना, मैंने एक ली धातु, कौन सी लूँ, मैंने ले ली यहाँ पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है हमारा फेवरेट है, ठीक है। मैग्नीशियम ले लिया हमने, और हमने ले ली अन्य धातु का लवण लेना है हमें। तो कौन सी दूसरी धातु का लवण लेना है, तो मैंने ले लिया Fe2SO4, ये हमने ले लिया, ठीक है भैया, ले लिया। तो चलो अब देखो ध्यान से क्या होगा। मैंने बताया था कि ये अभिक्रिया बता चुका हूँ पहले मैं। कहाँ बताई थी मैंने, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर, याद करो। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था कि भैया एक धातु होती थी और वो दूसरे धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती थी। यानी कि ये क्या होता था, धातु का क्या होता था, ये एक विलयन होता था विलयन, ठीक है। तो ये धातु क्या करती थी, अन्य धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती थी, और इसलिए हम इस अभिक्रिया का नाम रखते थे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। एक धातु दूसरी धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती थी। यहाँ पर वही है, धातु की अभिक्रिया धातु के लवण के साथ, धातु की अभिक्रिया अन्य धातु के लवण के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम आयरन से ज़्यादा शक्तिशाली है क्या, ऊपर बैठा हुआ है क्या आयरन से। देखो सक्रियता श्रेणी में के वहाँ पर याद करो, मैंने काका नाना लिखा दिया था गलती से, तो वहाँ पर नाना काका आएगा, ठीक है। नाना बड़े होते ना, तो नाना ऊपर आएंगे, ठीक है। ली के नाना काका मंगोलिया आए, मन जानकर फेंका पंजाब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पंजाब हुआ क्यों हंगामा आगे और। बताओ मुझे कि मैग्नीशियम आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है क्या। फिर पहले चेक करना पड़ेगा ना कि मैग्नीशियम आयरन को हटा सकता कि नहीं हटा सकता। तो मैग्नीशियम ऊपर आयरन नीचे, तो मैग्नीशियम आयरन को हटा के खुद बैठ जाएगा। तो मैग्नीशियम ने आयरन को हटा के यहाँ पर मैग्नीशियम बैठ गया, तो बचा कौन इधर बच गया आयरन, ठीक है। क्लियर है बात सबको, ठीक है, क्लियर है बात सबको, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो, दो मिनट। चलो हाँ ठीक है, चलो इसको हटा दूँगा अब मैं। इसको नहीं, इसको क्या हटाया, इसको तो इस पर तो हमने क्वेश्चन करना ना, एक दो और क्वेश्चन देखो फटाफट से। मैं लिया इस बार एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। बताओ अभिक्रिया होगी क्या, बताओ अभिक्रिया होगी क्या।
मैग्नीशियम को हटा सकता है क्या एल्यूमिनियम? मैग्नीशियम तो एल्यूमिनियम के नीचे है, या एल्यूमिनियम नीचे है ना, तो एल्यूमिनियम नीचे है तो मैग्नीशियम को वो नहीं हिला सकता, तो ये अभिक्रिया नहीं होने वाली है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देखो, आगे मैंने लिया कॉपर सल्फेट और यहाँ पर ले लिया एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम कॉपर सल्फेट को हिला सकता है क्या? हाँ हिला सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऊपर है कॉपर नीचे है, तो एल्यूमिनियम कॉपर को भगा के खुद बैठ जाएगा, यानी कि बना लेगा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। ये कैसे बना मैं बता चुका हूँ पहले, बार बार नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलो कैसे बना एक बार देख लो। चलो, नहीं तो बोलेंगे सर बताते ही नहीं है। एल्यूमिनियम का 3, सल्फेट का 2, क्रॉस गुणा कर लेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा। ठीक है, चलो रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो। चलो फटाफट से, कॉपर तो एक ही, सल्फेट 3 है, कॉपर 3 हो गया, कॉपर को 3 कर लो, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम को 2 कर लो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, विस्थापन अभिक्रिया टाइप ही है ये, सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सक्रियता श्रेणी में यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं यहाँ पर सक्रियता श्रेणी की एक काम करता हूँ, परिभाषा लिख देता हूँ। ठीक है, ये नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं सक्रियता श्रेणी की परिभाषा लिख देता हूँ। सक्रियता श्रेणी देखो ध्यान से, है ना, धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनने वाली श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। हमने लिखी थी ना पर ली के नाना काका मंगोलिया आए, वो वाली है ना, तो उसमें क्या था, सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील, फिर धीरे धीरे क्रियाशीलता घटती जा रही थी, फिर नीचे नीचे सबसे कम क्रियाशील वाले। ठीक है ना, धातुओं की क्रियाशीलता को जब हमने अवरोही क्रम में जमाया तो उससे जो बनी श्रेणी वो क्या कहलाई बेटा? सक्रियता श्रेणी। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता को जब हमने अवरोही क्रम यानी कि क्रियाशीलता सबसे पहले सबसे ऊपर जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील, फिर धीरे धीरे कम क्रियाशील, तो वो कौन सा क्रम रहेगा? अवरोही क्रम, क्रियाशीलता के घटते क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में जब हमने व्यवस्थित किया तो उसके बाद जो हमारे पास जो श्रेणी बनी दैट इज़ कॉल्ड सक्रियता श्रेणी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हम बोलते हैं इसे इंग्लिश में, रिएक्टिविटी सीरीज हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया काम खत्म, चलो इसको हटाते हैं इसको, चल रहने दो अभी, ठीक है तुम लिख लेना। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो पेज नंबर 51 पे, सारे क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो पेज नंबर 51 पे। ये तुम्हारा होमवर्क है, पहली बार दे रहा हूँ होमवर्क। पेज नंबर 51 पे तुम सारे क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, पेज नंबर 51 पे तुम सारे क्वेश्चन ट्राई करना और सारे बन जाएंगे। ठीक है, सारे बन जाएंगे। एक किस में दिक्कत आ सकती है, दिक्कत तो किसी में नहीं आएगी। हाँ, दिक्कत तो किसी में नहीं आएगी, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करना, नहीं होंगे तो फिर हम आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में थोड़े क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन तुम भी ट्राई करना पहले। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन ट्राई करना और फिर हम नेक्स्ट क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में धातु और धातु एक साथ अभिक्रिया कैसे करती है। क्लियर बात? तो आज के लिए इतना रखें। सक्रियता श्रेणी सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम तो नहीं आने वाली, मतलब एग्ज़ाम आने वाली है। अगर आए हमारे तो हमारे पास ज़्यादा बर्डन ना हो, इसलिए साथ साथ चलने दो चीज़ें। ठीक है, साथ साथ चलने दो चीज़ें, वरना एग्ज़ाम आएगी और फिर एक साथ बर्डन पड़ेगा। वैसे बहुत सारे बच्चे भी बहुत कम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अपने कंटिन्यूटी बनाए रखो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोज़ करेंगे तो हमारा बाद में इतना सारा एक साथ जमा नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में इस बार तो हम क्वार्टरली हाफ ईयरली भी दे रहे हैं, तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। लास्ट में दिक्कत क्या आने वाली है? प्रैक्टिस नहीं रहेगी। क्वार्टरली हाफ ईयरली में क्या हो जाती है? प्रैक्टिस हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पर लिख चुके होते हैं वहाँ पर। एक तो क्वार्टरली हाफ ईयरली बीच में आ रही है, तो हमारी तैयारी भी हो जा रही है थोड़ी बहुत। पहले थोड़ी बहुत हम बीच में पढ़ भी लेते थे, अब तो टेंशन ही नहीं है क्वार्टरली हाफ ईयरली की। ठीक है ना, और प्रैक्टिस भी नहीं हो रही, हमारा लिखना हो जाता था उसके चक्कर में एग्ज़ाम में,
क्वेश्चन हम लिख लेते थे, है ना, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती थी। अब डायरेक्ट हम क्या देंगे, फाइनल देंगे तो थोड़ी दिक्कतें आएगी, इसलिए बीच में प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो, घर पे लिख लिख के क्वेश्चन को याद करो ताकि अच्छे से याद होगा, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।